हाय हेलो एवरीवन। सो एफएमसीजी स्पेस के अंदर स्मॉल कैप कंसिस्टेंट प्लेयर बेक्टर फूड इस कंपनी का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। कंपनी लगातार 4-5 सालों से काफी हेल्दी रेट से ग्रो कर रही है। वॉल्यूम ग्रोथ भी कंपनी का काफी अच्छा रहता है, प्लस टॉप लाइन की ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली 18-20% की रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। दो ब्रांड्स हैं इनके। पहला ब्रांड है क्रीमिका का, जिसके अंदर ये बिस्किट्स एंड कुकीज वगैरह सेल करती है। देन इनका दूसरा ब्रांड है इंग्लिश ओवन का। सो इंग्लिश ओवन में कंपनी बेकरी के आइटम सेल करती है। ब्रेड इनका मेन प्रोडक्ट है। प्लस बेकरी में ही कंपनी B2B का मॉडल भी है इनका, जिसमें ये QSR कंपनी जो है आपकी मैकडोनल्ड, बर्गर किंग वगैरह, उनको बन बर्गर ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करती है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है कंपनी का। जो इनके फाउंडर हैं मिसेस रजनी बेक्टर, उन्होंने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आइसक्रीम पुडिंग वगैरह बना बनाकर, एंड वहां से अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़े लेवल तक इन्होंने स्केल किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। IPO के बाद से स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो काफी फास्ट ग्रोथ रही है कंपनी की। नॉर्दर्न रीजन में इनका मेन मार्केट शेयर होता था, बट आज के टाइम पे कंपनी सेंट्रल रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, प्लस सदर्न स्टेट्स के अंदर भी लगातार एक्सपैंड करती चली जा रही है। सो काफी अच्छा एक्सपेंशन है रहा है कंपनी का। कैपेक्स भी अगर हम हर साल देखें तो काफी सॉलिड कैपेक्स कर रही है कंपनी। इस फाइनेंशियल ईयर में भी काफी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स प्लान है कंपनी का। तो और नंबर्स तो रिजल्ट अच्छे आए थे कंपनी के Q1 में। और स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम 5 टाइम रिटर्न दिए स्टॉक ने पिछले 1-2 साल के अंदर। सो काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। कॉन कॉल में अब हमको देखना है कि मैनेजमेंट कैसा गाइडेंस देता है, कैसा आउटलुक देता है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। मैनेजमेंट का बोलना है कि ये जो Q1 रहा है ये हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर रहा है अभी तक का। हाईएस्ट रेवेन्यू के नंबर्स रहे हैं हमारे। देन इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। Q1 में आपके दो बड़े बड़े चैलेंजेस भी थे, बट अब वो हो चुका है और ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा है। देन बेक्टर का जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट के तो ऊपर है ही, प्लस साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी लगातार बेक्टर एक्सपैंड कर रहा है। वही मैनेजमेंट कह रही है कि हमारा एक्सपेंशन प्लान जो है वो दोनों मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है। एंड अभी पिछले कुछ टाइम में इन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। सो इन्होंने अपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर SFA एंड आपका DMS जो है ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करी है, क्योंकि जिससे सेल्स की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाए, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो। प्लस बेक्टर बोल रहा है कि अगला जो हमारा फोकस है, ये इन्होंने अपने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था कि अगला जो हमारा फोकस रहने वाला है वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के ऊपर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग में एंड सप्लाई चेन के ऊपर, बिकॉज इन दोनों चीज को हम बहुत ज्यादा इंप्रूव, इनमें एफिशिएंसी इंप्रूव करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड देन कंपनी का जो प्रेजेंस है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 70 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है। प्लस जो इनका क्रीमिका का ब्रांड है बिस्किट का, उसका प्रेजेंस भी 65 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि फर्स्ट क्वार्टर में जो मदर डे था, सो मदर डे के अराउंड इन्होंने एक कैंपेन रन किया था जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। प्लस हर एक क्वार्टर में हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि बेक्टर कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करता रहता है हर एक क्वार्टर के अंदर। जैसे 2-3 क्वार्टर पहले अगर आप देखोगे तो आई थिंक लास्ट दिवाली पे इन्होंने करीना कपूर को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया था। और उसके बाद जैसे आपके वो वड़ा पाव, बन बर्गर टाइप जो प्रोडक्ट्स है वो इन्होंने B2C के अंदर लॉन्च किया था। फिर बीच में कुछ कुकीज वगैरह इन्होंने लॉन्च किए, 10 रुपए का केक लॉन्च किया। एंड इस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट ने काफी सारे नए लॉन्चेस किए। जैसे इन्होंने इंग्लिश ओवन का जो इनका ब्रांड है, उसके अंदर इन्होंने 0 मैदा, 100% आटा, प्रिजर्वेटिव फ्री, ये सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए। और मैनेजमेंट बोल रहा है ओवरऑल हमको रिस्पॉन्स इसका अच्छा मिल रहा है। देन फ्रोजन बेकरी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, ग्रोइंग कैटेगरी है बेक्टर के लिए, बिकॉज इनका अगर आप थर्ड क्वार्टर का कॉन कॉल देखोगे तो वहां पे मैनेजमेंट ने इस चीज को स्पेसिफाई किया था। सो बेसिकली इनका जो B2B का बिजनेस है, QSR को जो ये सप्लाई करते हैं, तो QSR इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रही है अभी। वहां पे ग्रोथ नहीं है। जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड हो आपका, या जुबिलेंट फूडवर्क हो, या KFC हो, हर एक बिजनेस में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ को लेकर के स्ट्रगल चल रहा है बहुत ज्यादा। डिमांड अच्छी नहीं आ रही है, कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वहां पे सेकंड थर्ड क्वार्टर जो था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो वहां पे बेक्टर से ये पूछा गया था कि बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका जो क्लाइंट है मेन, उनके बिजनेस में ही ग्रोथ नहीं है तो काफी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि जो सप्लायर है उसके बिजनेस पे भी कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेक्टर ने क्या बोला था कि हमने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है, हम अभी अलग अलग कैटेगरीज में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो अगर आप लॉजिकली देखो तो कोई भी बिजनेस, बेसिकली ये जो कंज्यूमर बिजनेस होता है, जो B2C मॉडल हो गया, रिटेल आउटलेट, फूड रेस्टोरेंट टाइप, इनके बिजनेस में जब भी स्लो डाउन आता है तो इनका सबसे पहला फोकस किस चीज के ऊपर जाता है कि हमको अगर हमारे स्टोर का फुटफॉल बढ़ाना है तो या तो हम कोई ऐसा प्रमोशन ऑफर ला सकते हैं, मार्केटिंग ऑफर ला सकते हैं जो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है,
और उससे हमारा फुटफॉल बढ़ने लग जाएगा। बट ऑफ कोर्स उसमें आपको अपना मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपका आपका थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट का नंबर है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दूसरा एक तरीका क्या होता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो सडनली मार्केट में जो थोड़ा सा आपका इनोवेटिव काइंड ऑफ हो, जो आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में पहले ना हो एंड आपका कॉम्पिटिटर भी उसको ना कर रहा हो, तो वहां से भी आपका फुटफॉल बढ़ने लग जाता है एंड बाकी के प्रोडक्ट्स की सेल्स भी अच्छी होने लग जाती है। तो बेक्टर ने क्या किया था थर्ड क्वार्टर के अंदर, जो मैनेजमेंट ने बोला कि मेन तो हमारा जो प्रोडक्ट रहता है B2B को, वो बन बर्गर रहता है, जो पिज्जा का बेस होता है, ये सारे मेन प्रोडक्ट्स हम सप्लाई करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने उस टाइम पे जो आपके फ्रोजन डेजर्ट्स होते हैं बेकरी कैटेगरी के अंदर, वो कंपनी ने सप्लाई करना स्टार्ट किया था और इनिशियल लेवल पे इनको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। तो वही फैक्टर कह रहा है कि वो जो हमने स्टार्ट किया था, जो इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर, वो काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है एंड अभी तक उसका काफी अच्छा रिस्पांस हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। बिकॉज उसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो तो आपका ले ही रहा है, जिसका बिजनेस चल नहीं रहा है, प्लस जो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो भी देख रहे हैं कि जो आपका फास्ट फूड का आइटम है, बर्गर वगैरह, इन सब का सेल्स इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को ट्राई किया जा सकता है। तो जो नया प्लेयर आ रहा है वो भी बेक्टर का क्लाइंट बन रहा है, तो यहां से ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है कंपनी की। देन इसके बाद अगर हम इनकी एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी का राजपुरा के अंदर इन्होंने Q1 के अंदर एक नया बिस्किट का लाइन ऐड किया है, प्लस कंपनी बोल रही है सेकंड क्वार्टर में एक और नया बिस्किट का लाइन हम ऐड करने वाले हैं। फिर महाराष्ट्र में खोपोली के अंदर इनका बेकरी का प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ओवरऑल कैपेक्स लगातार कंपनी करते जा रही है। देन ग्रोथ अगर हम देखें तो बिस्किट वाला बिजनेस जो है इनका, वो 23% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में, और जो इनका बेकरी वाला बिजनेस है उसमें 14% के आसपास की ग्रोथ रही है। कैपेक्स अगर आप टोटल देखोगे तो 350 करोड़ के आसपास का कैपेक्स प्लान कर रहा है बेक्टर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड ये इन्होंने पिछले 2-3 साल में ऑलरेडी काफी अच्छा खासा कैपेक्स कर रखा है। उसके बाद भी इस फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी 350 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है। बेक्टर का अगर आप लास्ट 2 साल का प्रॉफिट देखोगे, एनुअल प्रॉफिट, तो वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास आता है, दोनों सालों को अगर हम इंक्लूड कर दें। लेकिन कंपनी कैपेक्स कितना करी है, 350 करोड़ का, तो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है कंपनी का। एंड जैसा हमको चाहिए कि एक स्मॉल कैप बिजनेस में एक भूख होनी चाहिए, एक हंगर की ग्रोथ, एक ग्रोथ का हंगर होना चाहिए मैनेजमेंट में। सो बिल्कुल वैसा अप्रोच है इनका, लगातार कैपेक्स पे काफी एग्रेसिव प्लान कर रहा है कंपनी। अब ये जो 350 करोड़ का कैपेक्स है, इसमें जो मेजॉरिटी पार्ट है ये इनके इन्हीं दोनों प्लांट्स में जाएगा। एक तो जो एमपी में इनका प्लांट आ रहा है बिस्किट का, उसके ऊपर जाएगा, और दूसरा जो इनका महाराष्ट्र में बेकरी का जो प्लांट है उसके ऊपर जाएगा। तो 350 में से 270 से 280 करोड़ इन्हीं दोनों जगह पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी। फिर नोएडा में जो इनका एग्जिस्टिंग बेकरी का प्लांट है उस पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब इन दोनों प्लांटों में से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनका जाएगा बेकरी वाले प्लांट के ऊपर, बिकॉज मैनेजमेंट बोल रहा है कि जब हम हमारे बिजनेस के अंदर जब हम बिस्किट का प्लांट रेडी करते हैं, तो वहां पे फिर भी आप ओवरऑल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना सकते हो, 1-2 लाइन इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद जैसा जैसा डिमांड आएगा वैसा वैसा आप उसमें और ज्यादा एक्सपेंशन कर सकते हो। लेकिन बेकरी वाला जो बिजनेस है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का, वो सारा चीज हमको पहले से ही 4-5-7 साल का होराइजन लेकर के करना पड़ता है, बिकॉज उसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि बाद में जाकर के आप और एडिशनल लाइन ऐड करो। तो ज्यादा जो कैपेक्स लगेगा हमारा, वो बेकरी वाले बिजनेस के अंदर लगेगा। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि अब जब एक बार ये दोनों प्लांट बन के रेडी हो जाएंगे और इसमें ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो जब ये दोनों प्लांट 100% यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे, प्लस इसके साथ में जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है हमारी, तो इन सबको इंक्लूड करके हमारा जो एनुअल रेवेन्यू होगा वो 2800 से 2900 करोड़ के आसपास होगा, मतलब 28 से 2900 करोड़ के आसपास। अगर आप बेक्टर का FY24 का एनुअल रेवेन्यू देखोगे तो वो 1600 करोड़ के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा कंपनी का रेवेन्यू इन दोनों प्लांट एडिशंस के बाद में। लेकिन प्रैक्टिकली बेक्टर करता क्या है, इनका यूटिलाइजेशन जैसे ही 80% होता है, ये अगले कैपेक्स के ऊपर अगला कैपेक्स कर देते हैं, मतलब आगे का एक्सपेंशन प्लान कंपनी करना स्टार्ट कर देती है। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम 2-3 साल से लगातार कैपेक्स कर रहे हैं, इस साल भी रहेगा, एंड इसमें कोई कूल ऑफ पीरियड नहीं रहेगा, मतलब हम अगले साल भी एक्सपेंशन करेंगे
और उसके अगले साल भी एक्सपेंशन करेंगे। मैनेजमेंट बोल रहा है इनफैक्ट अभी हम ऑलरेडी पूरा लेआउट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं कि अगला कैपेक्स हमको कहां पे करना है, किस एरिया में करना है, किस बिजनेस का करना है, कितने साइज का करना है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अभी फाइनलाइज कर रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो अगला कॉन कॉल होगा हमारा सेकंड क्वार्टर का, उसमें हम ये सारी चीजें अनाउंस भी कर देंगे, बिकॉज हमको हमारा सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये सब रेडी चाहिए, बिकॉज हमको एक बहुत बड़ा ग्रोथ रनवे दिखता है। तो ग्रोथ के ऊपर हमारा पूरा फोकस है कंपनी का। इसके बाद कंपनी का कहना है कि इनका जो वो कंज्यूमर वाला जो बिजनेस है, ये एक्चुअली अगर आप लास्ट क्वार्टर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दिवाली वाला के बाद जो इनका रिजल्ट आया था, उसके कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने बोला था कि दिवाली के बाद थोड़ा सा हमको स्लो डाउन देखने को मिला है। तो मैनेजमेंट वही बोल रहा है कि कंजम्पशन इंडस्ट्री के अंदर और बिस्किट इंडस्ट्री को भी उसमें इंक्लूड करो अगर आप, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हमको देखने को मिला था पिछले 2-3 क्वार्टर से। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज क्या है कि इस क्वार्टर में हमको एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है, डिमांड धीरे धीरे यहां से इंप्रूव हो रही है। तो ये एक काफी अच्छा सिग्नल है कंपनी के लिए। देन जो ब्रेड वाला बिजनेस है इनका, जो बेकरी वाला बिजनेस है, उसका ग्रोथ थोड़ा सा कम रहा है इस क्वार्टर में, 14% के आसपास का ग्रोथ आया है। अब क्या इसके पीछे ये रीजन है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं B2B के QSR वाले, उनका बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो मेनली क्या उसकी वजह से आया है? मैनेजमेंट बोल रहा है ऐसा नहीं है। बेसिकली इंडिया में अगर आप ये जो मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है, इसमें नवरात्रे जो है वो कई बार फोर्थ क्वार्टर में होते हैं, मतलब मार्च के मंथ में होते हैं, कई बार ये आपके अप्रैल के मंथ में होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में होते हैं। अब इस साल जो नवरात्रे थे वो आपके Q1 में थे, मतलब अप्रैल के मंथ में थे, तो एक तो उसका इंपैक्ट रहा हमारे बेकरी बिजनेस के ऊपर। दूसरा जो हमको इंपैक्ट पड़ा है वो Q1 में, क्योंकि हीट वेव बहुत थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, एक्सट्रीम समर था, और नॉर्दर्न रीजन में तो बहुत ज्यादा था। एंड मेन जो हमारा बेकरी का बिजनेस है वो नॉर्दर्न रीजन से ही आता है, तो ये दूसरा रीजन था जिसकी वजह से बेकरी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रही है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि हाँ, मतलब वो जो QSR वाला पार्ट है, जो हमारे क्लाइंट्स का थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है ग्रोथ को लेकर के, वो फैक्ट है। हम नंबर्स में भी देख रहे हैं कि जो QSR कंपनीज है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है। लेकिन कंपनी बोल रही है कि हमारा जो फ्रोजन रेंज की जो कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, एंड हमको उसको लेकर के कॉन्फिडेंट है कि चीजें आगे चल के और ज्यादा इंप्रूव होंगी ओवरऑल लेवल पे। देन अगेन वही कंपटीशन इंटेंसिटी को लेकर के मैनेजमेंट बोल रहा है कि पिछले 2-2.5 क्वार्टर में मार्केट के अंदर कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एंड जो मार्केट लीडर हैं जैसे ब्रिटानिया है, पार्ले है, इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोशनल ऑफर, मार्केटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। सो उसको कंपनसेट करने के लिए हमको भी प्रमोशनल एक्टिविटी, मार्केटिंग करनी पड़ी, बिकॉज हमको हमारा मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करना था। और सबसे अच्छा चीज क्या हुआ है कि इन 2 क्वार्टर्स में हमने हमारे मार्केट शेयर को रिटेन करके रखा है, मतलब मार्केट शेयर लूज नहीं किया है कंपनी ने, इवन दो आपका कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गया था सेक्टर में। देन एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है बेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट से काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो बेक्टर कह रहा है कि एक्सपोर्ट में बेसिकली कोई एक ऐसी ज्योग्राफी नहीं है जो मेन ग्रोथ को ड्राइव कर रही हो, हमारा ओवरऑल टीम एफर्ट रहा है। बहुत सारे ज्योग्राफीज में हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हैं, वहां पे एक्सपेंशन किया है, जो लोकल वहां पे रिटेल चेन्स हैं उनके साथ में टाई अप किया है, तो उसकी वजह से ये ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। मेनली कंपनी बोल रही है कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट, इन 3 रीजन से हमारी सबसे अच्छी ग्रोथ आ रही है एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। देन डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हेल्दी है बेक्टर का, अभी भी 0.36% के आसपास है। तो बेसिकली मैनेजमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में QIP रेज करने का प्लान कर रहा है, फंड रेजिंग का प्लान कर रहा है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमको हमारे ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हमको वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनानी है, सप्लाई चेन को और ज्यादा इंप्रूव करना है, सो दैट दोनों ही बिजनेसेस जो है हमारे बेकरी का बिजनेस और हमारा बिस्किट का बिजनेस, इसमें काफी अच्छा ग्रोथ रहे आने वाले टाइम में। तो इसके कैपेक्स को फंड करने के लिए हम ये फंड रेजिंग कर रहे हैं QIP के थ्रू। अब कैश फ्लो कंपनी कह रहा है कि हमारा अभी बहुत स्ट्रांग है कैश फ्लो, एंड हम काफी कॉन्फिडेंट है कि अगले 2 साल जो हम कैपेक्स करने वाले हैं FY26 में और FY27 में, वो हमारा इंटरनल एक्रूवल से हो जाएगा, मतलब कैश फ्लो जो है उसी से हमारा हो जाएगा। लेकिन इस साल के लिए हमको फंड रेजिंग करना पड़ेगा। देन इनका जो Q कॉमर्स वाला सेगमेंट है, जिसमें आपके जो ब्लिंकिट है, जेप्टो है, आपका स्विगी, इंस्टामार्ट है, बिग बास्केट है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, यहाँ पे भी बेक्टर ने पिछले कुछ टाइम में काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। तो बेक्टर बोल रहा है कि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पिज्जा का बेस होता है या बर्गर बन्स होते हैं, इन सारी कैटेगरीज के अंदर हम मार्केट लीडर हैं, काफी अच्छी ग्रोथ मिली है हमको। एंड
कंपनी ने जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, जो जो मतलब थोड़े से हेल्थ वाइज थोड़े से ज्यादा इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्रिजर्वेटिव फ्री, आर्टिफिशियल फ्री, प्लस आपका नो पाम ऑयल वगैरह, 100% आटा, ये जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए ये सारे इन्होंने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किए, और कंपनी कह रहा है कि इसमें बहुत तगड़ा ग्रोथ आ रहा है हमको। इनफैक्ट इनका जो मॉडर्न ट्रेड चैनल है और जो क्विक कॉमर्स चैनल है, इन दोनों चैनल में 20% से भी ज्यादा का ग्रोथ आ रहा है कंपनी को। तो ये दोनों चैनल काफी अच्छा चल रहे हैं कंपनी के लिए। देन फंड रेजिंग पे अगेन कंपनी कह रहा है कि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रख रहे हैं, मतलब हम डेट नहीं लेना चाहते, इसलिए हम QIP के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं। अब लॉजिकली मतलब मेरा भी ऐसा मानना है कि जो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल है वो आपका डेट है, एंड जो सबसे हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका इक्विटी है। तो अगर आप इक्विटी रेज करते हो तो उसको सबसे हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल माना जाता है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है ये चीज हमको पता है कि थोड़ा सा हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम रेज कर रहे हैं, लेकिन हमने इंटरनली बोर्ड से एंड शेयर होल्डर से इसका अप्रूवल लिया हुआ है, एंड हमने वहां पे अपना प्लान शेयर किया है कि आगे का कैसा ग्रोथ प्लान है हमारा, कंपनी को हम किस ग्रोथ लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, क्या ग्रोथ टारगेट्स हमने हमारे लिए सेट किए हुए हैं। तो उसको देखते हुए हमको इस चीज का अप्रूवल मिला है, एंड ओवरऑल हम काफी कॉन्फिडेंट है कि ये जो फंड हम रेज करने वाले हैं ये आगे हमारी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो अब हमको आगे यही ट्रैक करना है वेक्टर का कि फंड रेजिंग के बाद कंपनी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, जो उनका ग्रोथ टारगेट्स है उसको कंपनी कैसे अचीव करती है। देन कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में इनका थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, तो बेसिकली उसमें थोड़ा सा फ्रेट के कॉस्ट वगैरह कम हुए, तो वहां से इनको मार्जिन में एक्सपेंशन मिला है। देन वेक्टर ने 2 साल पहले टारगेट दिया था कि इनका जो टोटल आउटलेट है, डायरेक्ट रीच जो आउटलेट है उसको डबल करना है, 1,60,000 से 3,20,000 का टारगेट दिया था इन्होंने, जो कि आई थिंक इन्होंने मार्च से पहले ही उसको अचीव कर लिया था। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले कुछ सालों में हमारा टारगेट है कि हमारा जो टोटल आउटलेट है, जो आज के टाइम पे 7 लाख के आसपास है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मैनेजमेंट बोल रहा है कि अब हम इसको अगले कुछ सालों में 10 लाख तक लेके जाना चाहते हैं, 1 मिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। सो पहला तो ये हमारा टारगेट है। देन मार्जिन के ऊपर कंपनी बोल रही है कि 14 से 15% के बीच का जो मार्जिन है ये मेंटेन रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स तक, उसके बाद ये मार्जिन इंप्रूव करना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब और ज्यादा इंप्रूव होगा। सो यहाँ पे भी काफी अच्छा गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। देन मार्केट शेयर पे कंपनी बोल रही है कि पिछले कुछ क्वार्टर में मार्केट शेयर हमने रिटेन भी किया था, प्लस मार्जिनली थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन भी हुआ है हमारा, तो ये भी एक और पॉजिटिव चीज है। देन एक्सपोर्ट में साउथ अमेरिका में कंपनी बोल रही है कि वहां पे हमारा जो खुद का क्रीमिका का ब्रांड है उसके प्रोडक्ट को हम सप्लाई करते हैं, प्लस वहां पे कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, तो वहां से ग्रोथ आ रही है। दूसरा नॉर्थ अमेरिका, जहां से कंपनी की काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो वहां पे कंपनी कह रही है कि काफी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ में हमारा एसोसिएशन है, जैसे वॉलमार्ट के साथ में है, वॉलग्रीन्स के साथ में है, CVS के साथ में है, डॉलर जनरल के साथ में है। तो इन सारी कंपनीज को वेक्टर जो है वो उनका व्हाइट लेबलिंग के थ्रू उनको प्रोडक्ट बना करके देता है। जैसे इनका इंडिया में भी बिजनेस है जिसमें ये मॉन्डलेज जो ओरियो के बिस्किट जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग वेक्टर ही करता है उनके लिए। सो यही काम ये वहां पे भी करते हैं। प्लस नॉर्थ अमेरिका में कंपनी कह रही है कि क्रीमिका के खुद के जो बिस्किट्स हैं, खुद के ब्रांड के जो बिस्किट्स हैं, वो भी हम कुछ रिटेल आउटलेट्स, रिटेल चेन्स के ऊपर सेल करते हैं, तो उससे भी हमको नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रोथ आ रहा है। फिर तीसरा जो इनका मिडिल ईस्ट का बिजनेस है, वहां पे कंपनी बेसिकली जो 6 GCC कंट्रीज है उनको टारगेट कर रही है, और इनके 2 एम्प्लॉइज हैं दुबई बेस्ड जो कंपनी के लिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, इनका ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, रिटेल आउटलेट्स के ऊपर इनके प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से ग्रोथ आ रहा है। सो ये 3 मेन रीजंस हैं जहां से एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर वेक्टर का ग्रोथ आ रहा है। देन लास्ट कुछ क्वार्टर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली वेक्टर थोड़े से लो टिकट प्राइसेस के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है, 10 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का। तो क्या उसमें ऐसा ट्रेंड है कि मतलब कंज्यूमर का जो टेस्ट है या कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो थोड़े से लो टिकट आइटम की तरफ चली गई है, एंड वेक्टर जो पहले प्रीमियम में प्ले करता था तो क्या वो थोड़े से लो सेगमेंट में प्ले करना उन्होंने स्टार्ट किया है? तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऐसा नहीं है। बेसिकली इसमें हमारा अगर आप प्रीमियमाइजेशन का जो फोकस देखोगे तो वो काफी एग्रेसिवली हमने पिछले कुछ सालों में उसमें ग्रो किया है, एंड वेक्टर का एज अ बिजनेस मेन जो फिलॉसफी है वो प्रीमियमाइजेशन के ऊपर ही है। हम इस थीम को प्ले करना चाहते हैं पूरे तरीके से। अगर आप हमारे पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो ऑलमोस्ट 20% हमारा रेवेन्यू जो है वो पहले प्रीमियमाइजेशन से आता था। आज के टाइम पे FY24 में 37% आता था, एंड अभी इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 39% हमारा बिजनेस जो है वो प्रीमियमाइजेशन से आता है। तो इस थीम को हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, यहाँ पे पूरा फोकस है हमारा। अब ये जो हमने जो लो टिकट आइटम्स हमने जो लॉन्च किए हैं
वो बेसिकली जो मार्केट लीडर है इस सेक्टर का, जैसे ब्रिटानिया, पार्ले, उन्होंने लो एंट्री आइटम्स, लो प्रोडक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया है। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो कंज्यूमर है वो उनके लो आइटम को परचेज करे, देन वहां से वो मिड आइटम एंड प्रीमियम आइटम की तरफ चला जाए, शिफ्ट हो जाए उन कंपनीज की तरफ में। तो उसको कंपनसेट करने के लिए अगेन हमने ये लो टिकट रेंजेस में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और इसमें भी वही सक्सेसफुल हमको सक्सेस हमारी यही रही है कि मार्केट शेयर हमने ओवरऑल रिटेन किया इस वाले पार्ट के ऊपर भी। देन कंपनी कह रही है कि प्रीमियमाइजेशन तो हमारा मेन फोकस रहा ही है, तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी प्रीमियमाइजेशन रहेगा, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी प्रीमियमाइजेशन थीम के अंदर ही हम प्ले करने वाले हैं। B2B बिजनेस में इनका जो सबसे मेन बिजनेस है वो बर्गर जो बन होता है आपका, उसका मेन बिजनेस आता है। देन कंपनी कह रही है कि मार्केट ट्रेंड धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है ओवरऑल। हाँ, स्ट्रगल चल रहा है, मतलब कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से ये मार्केट ट्रेंड इंप्रूव होना चाहिए आने वाले टाइम में, बिकॉज काफी सारे नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं और हमारा भी कस्टमर एक्विजिशन अच्छा चल रहा है। प्लस कंपनी कह रही है कि ये सारी चीजें B2B बिजनेस के ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। एंड उसके साथ में मेन चीज हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे कि हम हमारी डिपेंडेंसी जो है वो नॉन बर्गर बिजनेस की तरफ लेकर के जा रहे हैं। मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो हम अलग अलग कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इसके अंदर। और उसमें आपका जो फ्रोजन डेजर्ट वाला जो प्रोडक्ट कैटेगरी कंपनी ने लॉन्च किया था वो काफी अच्छा चल रहा है। कंपनी कह रही है कि ये अभी बहुत अर्ली स्टेज में है और मतलब लेकिन इसका पोटेंशियल हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफी सारे नए कस्टमर्स को एक्वायर करा है हमने सिर्फ इस प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो हमको आगे का इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग लगता है। देन अगेन वही पॉइंट है जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि दिवाली के बाद वैसे कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गया था इस सेक्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में वो काफी अच्छा हुआ है, इंप्रूव हुआ है। Q1 जो है हमारा वो लास्ट ईयर के Q4 से अच्छा था, और अब हमारा मानना है कि सेकंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर से अच्छा होगा, और उसके बाद तो आपका दिवाली फेस्टिव सीजन है, तो हम काफी हद तक ये मान रहे हैं कि ग्रोथ जो है और डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है इस पूरे सेक्टर के अंदर। देन प्रॉफिट ग्रोथ वेक्टर का थोड़ा सा कम रहा था इस क्वार्टर के अंदर, तो मैनेजमेंट बोल रहा है उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू शेयर है वो ज्यादा बढ़ गया था Q1 में, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू शेयर आपका बढ़ गया, वहां से आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ गया, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया, ओशन ट्रेड कॉस्ट बढ़ गया, तो एक तो उसका इंपैक्ट रहा। दूसरा कंपनी बोल रही है कि जो कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गई थी तो उसकी वजह से हमको मार्केटिंग पे, प्रमोशन एक्टिविटी पे थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ा, तो एक तो दूसरा वो रीजन था। तीसरा, कंपनी के पिछले 1-2 साल में जितने भी फैसिलिटीज रेडी हुए हैं तो वहां पे इन्होंने हायरिंग करी है, प्लस कुछ सीनियर लेवल पे भी इन्होंने एम्प्लॉयज को हायर किया है, सो वो हायरिंग की वजह से उसका भी इंपैक्ट रहा है इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के ऊपर। मैनेजमेंट बोल रहा है ये शॉर्ट टर्म है और 1-2 क्वार्टर में चीजें जो है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। देन कंपनी बोल रही है कि जो फ्रोजन डेजर्ट है हमारा, जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उससे सिर्फ हम QSR प्लेयर्स को ही एक्वायर नहीं कर रहे हैं, मतलब QSR वाला बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, प्लस जो आपका होरिगो जो चैनल होता है जिसमें होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट आता है और जो कैफे कैटेगरीज होती है, ये सारे बिजनेसेस भी हमारे क्लाइंट्स बनते जा रहे हैं। तो कंपनी बोल रही है जैसे अगर आप मैकडोनल्ड के देखोगे या बर्गर किंग को देखोगे, इन्होंने भी अपना कैफे वाला मॉडल और ज्यादा एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो हमारा फ्रोजन डेजर्ट का बिजनेस है, ये इनके उस कैफे वाले मॉडल को भी बहुत अच्छे से सूट करता है, तो हमारा वहां से भी ग्रोथ आएगा। प्लस एक रेबल फूड करके एक ब्रांड है जिसने अपना कैफे आउटलेट और अपना खुद का फ्रोजन डेजर्ट सेल करना स्टार्ट किया है, तो वो भी एक और मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कंपनी का। तो कंपनी कह रही है कि ये फ्रोजन डेजर्ट वाले कैटेगरी की वजह से बहुत सारी नए क्लाइंट एक्विजिशन हमारे पाइपलाइन में है, एंड ऑफ कोर्स मतलब QSR के साथ में हमको ये होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कैफे इंडस्ट्री, इन सारी कैटेगरीज के अंदर भी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देता है। प्लस मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा जो मेन पर्पस है वो एज अ बेकरी प्लेयर ग्रो करने के ऊपर है, मतलब हम सिर्फ बन बर्गर का प्लेयर बन के नहीं रहना चाहते, तो पूरा बेकरी वाले प्रोडक्ट आइटम को हम ग्रो करना चाहते हैं। इसीलिए अब हमने नॉन बन बर्गर के ऊपर भी ज्यादा फोकस करना शुरू किया, और जिसमें ये फ्रोजन वाला कैटेगरी वाला जो प्रोडक्ट है ये काफी अच्छा कर रहा है। एंड इसके बाद लास्टली कंपनी का कहना है कि एडवर्टीजमेंट स्पेंड इनका 3-3.5% के आसपास है टोटल B2C के रेवेन्यू के कंपैरिजन में। और ये जो इन्होंने एक्विजिशन जो किया था लास्ट कॉन कॉल में, जो हमने डिस्कस किया था कि एक बेकरी बिजनेस को इन्होंने एक्वायर किया है, क्रीमिका ब्रांड के अंदर उसको ये लॉन्च करेंगे, सो वो अभी पाइपलाइन में है, 2-3 महीने में कंपनी कह रही है कि उसका प्रोसेस जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन कॉल एनालिसिस था वेक्टर फूड का। रिजल्ट लगातार कंपनी के काफी अच्छे आ रहे हैं,
एंड अभी भी अगर आप कॉन कॉल देखोगे तो काफी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है कंपनी का। क्यूएसआर इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कंपनी ने जिस स्ट्रैटेजी के साथ में नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए, सो वो काफी अच्छे से प्ले आउट हुए कंपनी के लिए, बिकॉज इनका बेकरी का बिजनेस अभी भी हाई टीन में ग्रो कर रहा है, 15 16 17 18% के आसपास की कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है उसके अंदर। स्टॉक वाइज अगर आप देखोगे तो मतलब री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं बनती कोई यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी 65 66 का पी मल्टीपल है, लेकिन इसका बेस बहुत छोटा है वेक्टर का, अभी भी अराउंड 8-9 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एंड मतलब बहुत बहुत बड़ा मार्केट स्कोप है कंपनी के पास में कवर करने के लिए। तो स्टिल जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है, जैसे मैनेजमेंट का गाइडेंस है, एग्जीक्यूशन है, एक डिसेंट रिटर्न हम यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बिजनेस से। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है इनकी, एंड आपकी जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।